हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं अनिल स्टॉक एडुकेटर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल तो आप सभी को मालूम है, लेकिन किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है, किस तरीके से बिजनेस मॉडल में चेंजेस हो रहे हैं और लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हुआ है बंधन बैंक के ऊपर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि बंधन बैंक ने किस तरीके से शुरुआत करी थी। इन्होंने वेस्ट बंगाल में छोटे छोटे लोन देना शुरू किया था एज एन एनजीओ। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये एक एनजीओ थे। तब इन्होंने महिलाओं का एक ग्रुप बनाकर ग्रुप्स में पैसे देते थे। तो वहाँ पर अगर उस ग्रुप में एक ने भी अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वो डिफ़ॉल्ट पूरे पूरे ग्रुप के लिए एप्लीकेबल हो जाता था। तो इस बिज़नेस मॉडल में होता क्या था कि आपका एनपीए मतलब कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाते थे। और माइक्रो फाइनेंस में आप सभी को मालूम है कि आप हाई इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि बंधन बैंक 6-7-8% पर पैसे उठाते थे और उसको 17-18 या 20% पर इतने हाई इंटरेस्ट पर पैसे देते थे वो। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन किस तरीके से हाई प्ले आउट हो जाता है। 10 से 12% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप कमा लेते हैं। और आप सभी को मालूम है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल में इन्होंने शुरुआत करी थी। तो वेस्ट बंगाल में लिविंग एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो अगर आप दूसरे मेट्रो सिटीज़ से मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई, बेंगलोर जैसे जगहों से आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर रेंटल एक्सपेंसेस, इसके साथ ही साथ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी कंपनी को फ़ायदा होता था। तो इस वजह से कंपनी पैसे बचत करके और फिर हाई इंटरेस्ट चार्ज करके पैसे कमा लेती थी। हालांकि माइक्रो फाइनेंस में आपको कलेक्शन के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, लेकिन वो इतने हाईली स्किल्ड नहीं होते हैं। तो आप लो पे करके भी आप काम चला सकते हैं इस बिज़नेस में। तो बंधन बैंक के केस में ऐसा होता है कि यहाँ पर वीकली आप कलेक्शन करते हैं। वीकली पैसे हाउस टू हाउस विजिट करके आप पैसे कलेक्ट करते हैं। मतलब जो लोन अमाउंट होता है वो कलेक्ट किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल के बाद इन्होंने जो एक्सपांशन किया था वो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में किया था और के साथ ही साथ यूपी बिहार में भी ये माइक्रो फाइनेंस के लोन देते थे। अब 2014-15 में इन्हें फुल फ्लेजेड बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, जिसके वजह से ये एक यूनिवर्सल बैंक की तरह काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन्हें सिर्फ माइक्रो फाइनेंसिंग करने का एक्सपीरियंस है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने जब कॉर्पोरेट लेंडिंग करना स्टार्ट किया था तो इन्होंने ILNFS को ही लोन दे दिया था। तो मेरा एक फ्रेंड है जो बंधन बैंक का ही एम्प्लॉय था पहले। उसने बताया था कि किस तरीके से चंद्रशेखर घोष जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी थी, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को जब एड्रेस किया था तो उन्होंने बताया था कि जो कॉर्पोरेट लेंडिंग होता है और जो हाई टिकट लोन्स होते हैं वो हमारा फोटे नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर फोटे, ऐसा करके उन्होंने बोला था। और बोला था कि हमें रिटेल लोन्स पर ही फोकस करना चाहिए। तो अब कोविड-19 या फिर आने वाले समय में बंधन बैंक एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सल बैंक बनने की कोशिश कर रही है। मतलब कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि आप माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। आप कितने जगहों पर लोन देंगे? अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको कार लोन, हाउसिंग लोन या फिर पर्सनल लोन जैसे लोन्स भी आपको देने होते हैं, तब जाकर आप अच्छा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इसी बातों पर फोकस करेंगे। कुछ चार्ट्स के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं और किस तरीके से ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग का इनका पोर्टफोलियो था उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अदर लोन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट इसी के लिए जो वैल्यूएशन जो बंधन बैंक को पहले मिल रहा था जब कंपनी लिस्ट हुई थी, तो आपको मालूम होगा कि 60-70 के PE पर ये लिस्ट हुआ था और बहुत हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ था।
इतने हाई वैल्यूएशन के लिस्ट होने के बाद भी 500 के आसपास लिस्ट होने के बाद भी ये 700 तक गया था, 750 तक गया था। तो बहुत ही ओवर वैल्यूड था और कंपनी को वो जो वैल्यूएशन मिल रहा था आज के तारीख में वो वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बिजनेस प्ले आउट हो रहा है, कंपनी का जो एक्सपीरियंस नहीं है, माइक्रो फाइनेंसिंग में ही एक्सपीरियंस है और अदर फील्ड्स में एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को रिस्क लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर कंपनी इन चीज़ों में भी फोकस करती है तो एनपीए के चांसेस बढ़ सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। क्योंकि अगर आप दूसरे बैंक्स की बात करेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे हम, तो हमें यहाँ पर बहुत सालों का एक्सपीरियंस दिखाई देता है मैनेजमेंट का, कि बहुत सालों से वो इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं और मतलब रिटेल लोन्स को, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन को वो समझते हैं और उनके पास इंटेलिजेंट टीम्स होती है और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं कि इन्हें हमें लोन देना है और इन्हें नहीं देना है, तो वो इजीली प्ले आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ न्यू चीज़ें हैं, न्यू थिंग्स हैं बंधन बैंक के लिए अदर तरीके के लोन देना। तो चलिए चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बंधन बैंक मार्केट शेयर इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो 75% का निकल कर आता है। मतलब अभी भी इनका एक्सपोजर वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक ही स्टेट में ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं और अगर कुछ भी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से वहाँ पर कुछ हिकअप्स आ जाते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कुछ महीने पहले आसाम में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, क्योंकि आपको मैंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फार्मर्स को, छोटे छोटे बिजनेस करने वालों को, जिन्हें वो 18 से 20% के हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कितना हाई इंटरेस्ट है और जब वो रियलाइज़ करते हैं तो वो प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। तो आसाम में भी यही हो रहा था। आसाम में प्रॉब्लम्स हो गए और प्रोटेस्ट चालू हो गए कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को निकालो। आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री में लेकर जाऊँ तो 2010 में आंध्र प्रदेश में यही हुआ था। आंध्र प्रदेश में फार्मर्स सुसाइड करने लगे। हालांकि आज भी सुसाइड करते हैं, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही सुसाइड होने लगा था फार्मर्स का, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज जाकर उन्हें तंग करती थी, उन्हें प्रेशराइज करते थे कि लोन रिटर्न करो। तो वहाँ पर अगर फार्मर को इनकम नहीं हो रहा है तो वो कहाँ से लोन रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर 2010 में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जहाँ पर फार्मर्स को फ्री कर दिया था कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो लोन नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंपनीज जो माइक्रो फाइनेंसिंग करती थी 2010 में आंध्र प्रदेश में, उनका काफ़ी सारा एक्सपोजर था और उन्हें बहुत लॉस झेलना पड़ा था। तो 2010 के बाद माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज ने अपना एक्सपोजर आंध्र प्रदेश से कम किया था, यहाँ तक कि कईयों ने डाइवर्सिफाई करना चालू किया था। तो यहाँ पर हमें बंधन बैंक के साथ भी यही देखने को मिल रहा है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अदर बिजनेसेस में। तो उसके साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने किया क्या कि वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अभी भी इन्हें कम करने की ज़रूरत है। लेकिन आसाम में अगर हम देखेंगे तो आसाम में वो एक्सपोजर इन्होंने कम कर दिया है। मार्केट शेयर की अगर हम बात करेंगे तो अभी 20% का मार्केट शेयर ये कंपनी होल्ड करती है ओवरऑल माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस में, जिसको ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक 23% हो जाएगा। तो सिर्फ ये माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की बात, माइक्रो फाइनेंसिंग की बात नहीं चल रही यहाँ पर। माइक्रो फाइनेंसिंग में ग्रोथ के साथ ही साथ कंपनी का फोकस है कि ये अदर फील्ड्स में भी एक्सपांड करेगी। सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग और जो नॉन माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग लोन्स हैं उसमें ग्रोथ करने की प्रोबेबिलिटी है आने वाले 3 से 4 सालों में। आप देख सकते हैं कि माइक्रो बैंकिंग लोन्स में जो ग्रोथ पहले 39% हो रहा था, 39% 2017, 18 और 19 में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हाई ग्रोथ, बहुत हाई स्पीड से ग्रोथ आ रहा था इस कंपनी में। लेकिन अब ये ग्रोथ थोड़ा सा
और नॉर्मलाइज हो सकता है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहले 10 से 12% का कंपनी को मिलता था वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जिस तरीके से क्योंकि देखिए अगर आप बड़ा बैंक बनना चाहते हैं तो बड़े बैंक बनने के लिए आपको दूसरे सिटीज़ में भी एक्सपांड करना पड़ेगा, आपको ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे, आपको मेट्रो सिटीज़ में भी ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे। तो इसमें आपको रेंट एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप इतने 30 से 40% का ग्रोथ रेट सस्टेन नहीं कर सकते हैं, और 10 से 12% का जो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो भी सस्टेनेबल नहीं है। तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि ये सारे पैरामीटर्स हमें नॉर्मलाइज होने को मिलेंगे। 2000 अभी आई मीन 1-1.5 साल पहले इन्होंने ग्रो फाइनेंस को एक्वायर किया था HDFC बैंक, आई मीन HDFC ग्रुप से, आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पर अगेन कंपनी को जब RBI से फटकार लगी थी कि उन्हें अपना स्टेक कम करना होगा, क्योंकि 80% के आसपास इनका स्टेक था, मतलब जो पेरेंट कंपनी है उसका 80% के आसपास स्टेक था, तो उसको कम करने की ज़रूरत है, उसको 40% कम करना था। तो यहाँ पर कंपनी ने ग्रो फाइनेंस को एक्वायर किया, तो उससे कंपनी का जो स्टेक है वो 61% तक आ गया था। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रो फाइनेंस का भी पोर्टफोलियो हमें 2021 से दिखाई दे रहा है, जिसमें स्टार्टिंग विथ 5 देन 30% का हमें ग्रोथ स्टार्टिंग में दिखाई देने को मिल सकता है। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो 2017 में इनका माइक्रो फाइनेंसिंग का पोर्टफोलियो 91% एक्सपोजर था। आई मीन ओवरऑल पोर्टफोलियो का में से अगर हम माइक्रो फाइनेंसिंग निकाले तो 91% आ जा रहा था, और 9% अदर लोन्स आ जा रहे थे, जिसको इन्होंने कम करते करते अब 64-65% पर आए हैं। और शेयर ऑफ नॉन माइक्रो बैंकिंग अभी 10% है, और 25% ग्रो फाइनेंस, मतलब कि हाउसिंग लोन से 25% का बिजनेस इन्हें आ जाता है, जिसको ये रिटेन करना चाहते हैं 25% के आसपास। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 3 सालों में जो आप इनका माइक्रो फाइनेंसिंग का बिजनेस है वो और भी नॉर्मलाइज होगा, और भी एक्सपांड करेंगे ये अदर लोन्स में। तो नॉन माइक्रो बैंकिंग आप देखेंगे तो 13% बढ़ने की उम्मीद है, और ऐसी उम्मीद है कि ग्रो फाइनेंसिंग 25% के आसपास ही रहेगा। ओके, सो रीजनल मिक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि 47% इनका एक्सपोजर अभी भी वेस्ट बंगाल में है, आसाम से 16% आ जाता है, और बिहार में 9% और महाराष्ट्र से 5%। ये है बंधन बैंक का मार्केट शेयर। तो आप देखेंगे कि एडवांसेस और डिपॉजिट्स का बार ग्राफ है। तो ये जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल का ही है। स्टिल वेस्ट बंगाल में अगर आप डिपॉजिट्स देखेंगे तो 3% का डिपॉजिट इनका शेयर है डिपॉजिट्स में। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में अभी भी इनके पास ग्रोथ विजिबिलिटी है, मार्केट शेयर हासिल करने का पोटेंशियल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो 70-75% वहाँ का डिपॉजिट्स अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो अभी भी वहाँ पर कुछ 25% के आसपास डिपॉजिट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास है। तो यहाँ पर बंधन बैंक के पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये उनका होम मार्केट है वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर तो ये ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अदर स्टेट्स में ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें डाइवर्सिफाई करना है। अब क्रेडिट एक्सपोजर की अगर हम आसाम की बात करें तो मैंने आपको बताया कि क्रेडिट एक्सपोजर वहाँ पर अब कम हो गया है। 2017 की बात करें तो 25% के आसपास एक्सपोजर था आसाम में, लेकिन कंपनी ने ये सीख ली है और अब वहाँ पर 10% के आसपास एक्सपोजर है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि 10% के आसपास एक्सपोजर एक आसाम जैसे छोटे स्टेट में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और अगर फिर से कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर प्रोटेस्ट होना चालू हो जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी को बड़ा झटका लगने की लग सकता है। शेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स भी आसाम में कम होते जा रहे हैं, सेम एज वेस्ट बंगाल। और बिहार में भी कंपनी ने बहुत ही एक्सपांड किया था, लेकिन अब नॉर्मलाइज हो रहा है बिहार में भी अब एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स की बात करें तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।
निम, यस, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जैसा कि मैंने आपको बताया था परसेंटेज के टर्म में किस तरीके से ये हाई इंटरेस्ट चार्ज करके ज़्यादा से ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि 2017 में 9.79% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था। तो इतना हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन होने की वजह से इनका ROE अगर आप देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो बहुत ही ज़्यादा निकल कर आता था। यहाँ तक कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो वो कुछ 25 से 30% के आसपास निकल के आता था। तो बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं ये, जो कि हाई रन में सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग ही करते हैं तो वहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर ग्रोथ चाहिए, आपको चाहिए कि आप बड़े बैंक बने, तो उसमें आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, दूसरे स्टेट्स में जाने पड़ेंगे जहाँ पर आपको इतने हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर आप काम नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि अभी करेंटली इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2020 में 8% पर है, और एक्सपेक्टेड है कि 2023 तक ये 7.81% हो जाएगा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, मैंने आपको बताया कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके कम होते थे, बिकॉज रेंट एंड ऑल, और आप अगर कंपेयर करेंगे दूसरे बैंक से कि पर रेंट एक्सपेंसेस पर ब्रांच और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस पर ब्रांच जितना ये खर्च करते हैं वो काफ़ी कम है। यहाँ तक कि अगर आप वेस्ट बंगाल और आसाम की बात करेंगे तो वहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस 60% तक कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो यहाँ पर कंपनी को खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ देखेंगे कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो कंपनी का धीरे धीरे कम होते आया है। हालांकि अभी ये 30% पर है, लेकिन कंपनी ने बोला है कि आगे आने वाले सालों में भी ये 32% का कॉस्ट टू इनकम रेशियो मेंटेन करके रखना चाहते हैं। आइए कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि 477 पर लिस्ट हुई थी 2018 में, और आज के दिनों में ये 400 के आसपास फिर से आ गई है। हालांकि ये रिस्की बेट हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो माइक्रो फाइनेंसिंग पर ही रहा है। तो जैसा कि IL&FS में इन्हें प्रॉब्लम हुआ था, IL&FS को इन्होंने लोन दे दिया था और कुछ 400 करोड़ के आसपास इन्हें घाटा हुआ था और लॉसेस हुए थे। तो अगर इनका जो एक्सपांशन करने का जो बेट है वो रॉन्ग साबित होता है, या फिर आने वाले दिनों में अगर इनके NPAs बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो आप बंधन बैंक में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो मेरी तो यही राय रहेगी कि HDFC बैंक, कोटक बैंक बेस्ट है अपने सेगमेंट के, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। कासा रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट से जो भी पैसा मिलता है डिपॉजिट्स के फॉर्म में, वो कंपनी का कासा रेशियो होता है। यहाँ अगर हम कासा रेशियोज़ जो कासा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से जो भी आया हुआ पैसा होता है, सबसे सस्ता पैसा होता है। करंट अकाउंट पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो अगर हम कासा रेशियोज़ को यहाँ पर दूसरे बैंक से कंपेयर करें तो हमें कासा दूसरे बैंक्स करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट पर 3 से 4% का इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत हाई इंटरेस्ट पर दे रहे हैं पैसे। तो यहाँ पर कोटक बैंक ने भी ऐसे किया था। कोटक बैंक एक ज़माने में 6% का इंटरेस्ट दे रही थी सेविंग्स अकाउंट पर, इस वजह से उनके पास आज 56% का कासा रेशियो है। तो यहाँ पर बंधन बैंक भी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से ये ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं सेविंग्स अकाउंट पर। आज के दिन में कंपनी के पास 36% का कासा रेशियो है। रिटेल ओरिएंटेड बैंक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास डिपॉजिट्स रिटेल कस्टमर्स से ही आते हैं और रिटेल कस्टमर्स को ही ये लोन के फॉर्म में देते हैं। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 3.95 का बुक वैल्यू है, जो कि प्राइसी है। अगर हम इसको अगर HDFC को कंपेयर करें तो कुछ 4.5% का रेशियो निकल के आ जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। और पी रेशियो की अगर हम बात करें तो पी रेशियो के वैल्यूएशन के बेसिस पर ये कंपनी
सस्ती नज़र आती है, क्योंकि कोविड के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो 9 के आसपास पी था और अब ये बढ़कर 24 का हो गया है। क्योंकि अगर हम इसको पहले से कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया कि पहले ये हाईली ओवर वैल्यूड थी। जब लिस्ट हुई थी 54 और के आसपास ट्रेड होती थी 54 के पी पर, तो अब इसका वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो चुका है। आरओई आप देखेंगे तो 22-23% का आरओई है, बहुत ही अच्छा नंबर है। अगेन आने वाले कुछ दिनों में ये नॉर्मलाइज हो सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 27, अ बिग नंबर। एक माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15 होना चाहिए, और एक बैंक के लिए 9 के आसपास आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। ये एज पर आरबीआई पॉलिसीज, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का निकल कर आ जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हमने बिजनेस के बारे में जाना। हम अगर हम फाइनेंशियल्स वगैरह देखने चले जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सिर्फ बिजनेस ओवरव्यू आपको देना चाहता था कि क्या हो रहा है कंपनी के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको बंधन बैंक के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।